गोपाल ने अपने 2 पहिया की गाड़ी पर बहुत सारा माल लाद लिया था। वो बड़ी मुश्किल से उसे खींच पा रहा था। उसके एक साथी ने जब देखा तो पूछा, अरे यार गोपाल, ये क्या कर रहे हो? अकेली सी जान और इतना सारा सामान। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या करूं दोस्त, बड़ी जिम्मेदारी है। गांव में माँ बीमार है, बहन का भी ब्याह करना है, 2 बच्चे हैं, सबकी परवरिश का जिम्मा है। तुम्हें अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए, हैं? सोचो सोचो, अगर ज्यादा बीमार हो गए तो क्या होगा? भैया, सब मुरली वाले ही संभालेंगे, हमें तो अपना कर्म करना है। गोपाल के चेहरे पर एक आत्मविश्वास छलक रहा था। वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगा। उसी समय उसके पुराने छोटे से मोबाइल पर घंटी की आवाज आई। गांव से घर से फोन आया था। मुन्ना, कैसी तबीयत है? तुमने खाना खाया? माँ, पाए लागू। खुश रहो बेटा। तबीयत ठीक है, खाना नहीं खाया हूँ, थोड़ी देर के बाद खा लूंगा। बेटा, पहले जाकर खाना खा लो, सूरज सर पर आ गया है। खाने में लापरवाही मत किया करो। पिछली बार घर आए थे, बहुत दुबले पतले नजर आ रहे थे। इस बार मेरी आंखें अपने मुन्ना के तंदुरुस्त देखना चाहती है। माँ, ठीक है, मैं खा लेता हूँ। बेटा, दिवाली पर जरूर आना, ज्यादा महंगी चीजें मत लाना। ठीक है माँ, अब मैं अपना काम कर लेता हूँ, कुछ देर हो गई है। गोपाल ने अपनी तबीयत के बारे में माँ से झूठ ही कहा था ताकि माँ को दुख ना हो। वो जानता था कि बिना सामान पहुंचाए ना उसे विश्राम मिलेगा और ना ही खाना। गोपाल ने दोपहर के 2 बजे तक सामान पहुंचा दिया। उसका साथी भी उसके पास पहुंच गया था। गोपाल अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था। पूरे गांव के परिवार से दूर शहर में अकेले रहना उसे बहुत खल रहा था। वो अपने साथी से बातें करने लगा। दोस्त, कितनी अजीब बात है, गांव में प्यारा परिवार है लेकिन पैसा नहीं, यहाँ पैसा है लेकिन प्यारा परिवार नहीं। इंसान के सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। हम मजबूर होकर शहर में आए हैं, दौलत की जरूरत ही खींच लाई शहर में, वरना बड़ा सुकून था उस गांव के घर में। कितना अच्छा होता कि हम अपनी ही गांव में अच्छी जिंदगी बसर कर रहे होते। माँ, बहन और मेरी दोनों बच्चों की बहुत याद आती है। गोपाल, तुम हमेशा अपनी माँ, बहन और बच्चों का ही जिक्र करते हो, भाभी के बारे में कभी नहीं बताया। अपने साथी की बात सुनकर गोपाल खामोश हो गया। उसके चेहरे पर दुख के भाव आ गए। दोस्त, अब क्या बताऊं तुम्हें, भाभी 2 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अब तो बस मेरे साथ उसकी यादें रह गई हैं। बच्चों का मुंह देखकर जीवन बिताना है। बूढ़ी माँ और बहन का भी बड़ा सहारा रहता है, वही दोनों बच्चों को संभालती है। दिवाली के 2 दिन पहले गोपाल ने हाथ गाड़ी पर रखकर सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सामान ढोने का काम किया। अगले दिन उसे गांव जाना था। वो गांव में गोपाल की बिटिया रानी और बेटा युवराज दिन गिन रहे थे। उन्होंने दिवाली मनाने का बहुत सुंदर सपना सजाया था। भैया, हमारे बाबूजी बहुत सारा पटाखा और मिठाई लाने वाले हैं। मैं ज्यादा पटाखा नहीं बचाऊंगी, थोड़ी बहुत मिठाई खाऊंगी। मीठा तो मुझे बहुत पसंद है। गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला सब बहुत पसंद है। मैंने बहुत दिनों से मिठाई नहीं खाई। अपने रायपुर वाले मामा आए थे, वही मिठाई लाए थे। मुझे 2-2 लड्डू मिले थे। मैं दिवाली के दिन तो पेट भरकर खाऊंगा, तुम्हारे हिस्से की भी खा जाऊंगा। ठीक है भैया, मेरी मिठाई भी खा लेना, मुझे बस एक लड्डू दे देना। आधा लड्डू दूंगा और सारे पटाखे ले लूंगा। गोपाल की बिटिया रानी अपने छोटे भाई युवराज से बहुत प्यार करती थी। उसकी जिद के आगे नतमस्तक हो जाती थी। भाई के प्रति असीम स्नेह के कारण संतोष करके खुश हो जाती थी।
उस दिन सवेरे ही माँ, बहन, रानी और युवराज गोपाल के इंतजार में बार बार सड़क की ओर देखते थे। दादी, बाबूजी कब तक आएंगे? मेरे लिए मिठाई और पटाखा लाएंगे ना? नए कपड़े भी मिलेंगे। हाँ बेटा, आएंगे, जरूर आएंगे। उधर स्टेशन पर जैसे गोपाल ट्रेन से उतरकर बाहर आया, एक आदमी ने उसे टोक दिया। भाई साहब नमस्कार, मुझे आपने पहचाना? मैं मुन्ना, बहुत साल हो गए, चेहरा बदल गया। मैं भी उसी ट्रेन से आ रहा हूँ जिसमें आप थे। हम 2 जन हैं, चलो एक साइकिल रिक्शा कर लेते हैं, जल्दी से निकल जाएंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आपका भी बच्चे हैं? हाँ हाँ, बहुत प्यारे बच्चे हैं। मेरे भी 2 बड़े प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। गोपाल ने मुन्ना के बारे में याद करने की कोशिश की, लेकिन उसके ध्यान में कुछ भी नहीं आ रहा था। मुन्ना ने गोपाल का सामान साइकिल रिक्शे पर रख दिया और बैठने का इशारा किया। दोनों साथ में चल पड़े। वो आदमी बड़ी मजेदार बातें कर रहा था और गोपाल ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। रास्ते में एक छोटी सी मिठाई और चाय की दुकान पर मुन्ना ने रिक्शा रुकवा दिया और खाने के लिए गुलाब जामुन लेकर आ गया। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे आप अपने बहुत ही खास भैया हैं, सेवा करना मेरा धर्म है। खाओ खाओ, आपके यहाँ आऊंगा तो खाना खाऊंगा, ठीक है ना? गोपाल और मुन्ना ने गुलाब जामुन खाए और रिक्शा पर बैठकर आगे बढ़ गए। अचानक गोपाल का सर धीरे धीरे चकराने लगा, तो मुन्ना ने रिक्शा रुकवा लिया और उसके पैसे देकर दोनों सामान सहित पास में बैठ गए। गोपाल को नींद आने लगी और वो वही लेट गया। मुन्ना बना हुआ आदमी शातिर बदमाश निकला। उसने गोपाल के सारे पैसे और सामान ले लिया और वहां से चंपत हो गया। गोपाल बेहोश होकर वहीं पड़ा रहा। कुछ घंटे बीत गए। गोपाल के गांव का एक आदमी वहां से गुजर रहा था और उसने जमीन पर लेटे हुए गोपाल को पहचान लिया। उसने उसे जगाया। गोपाल बड़ी ही मुश्किल से उठ पाया और जब उसने अपना सामान गायब देखा तो अपनी जेब टटोलने लगा। तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने साथ हुई ये धोखाधड़ी को बर्दाश्त न कर पाया और रोने लगा। उस आदमी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। खाने में कुछ नशा मिलाकर मेरा सारा पैसा और सामान ले लिया। अब मैं कौन सा मुंह लेकर अपने बच्चों, बहन और माँ के सामने जाऊंगा? मैं तो पूरी तरह लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे भैया गोपाल, चलो पुलिस थाने चलते हैं, शायद पुलिस हमारी मदद कर दे। गोपाल दुखी मन से गांव के आदमी को लेकर पुलिस थाने पहुंच गया। तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेते हैं। यदि हमें चोर का पता चला तो हम तुम्हें सूचित करेंगे। साहब, अब मैं कौन सा मुंह लेकर घर जाऊंगा? घर पर बच्चे दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं लुटकर खाली हाथ। देखो, जो होना था सो हुआ। अब रोना धोना जाकर घर पर करना। हमारा समय बर्बाद मत करो। अब सीधे घर जाओ। स्वयं सतर्क रहते नहीं हो और बाद में पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हो, हैं? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब यहाँ से भाग जाओ। गोपाल लुट जाने के कारण पहले से ही आहत था। इस पुलिस वाले ने उसके जख्म पर नमक का कार्य किया। वो सर झुकाकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने लगा। तभी एक दरोगा ने उसे रोक लिया। आपने क्या नाम बताया? गोपाल? रुको रुको रुको, मैं कोशिश करता हूँ। गोपाल को दरोगा की बात से एक आशा की किरण दिखाई पड़ी। उसने हवालत में बंद एक कैदी को पूछताछ के लिए ले लिया और उसके मुंह से उस बदमाश का पता लगा लिया जो स्टेशन के पास ऐसे धोखाधड़ी, चोरी लूट की वारवत को अंजाम देता था। चलो आज उसकी खबर लेता हूँ। दरोगा गोपाल को लेकर बदमाश के अड्डे पर पहुंच गया और उसे सामान के साथ दबोच लिया। उस बदमाश की चालन हो गई और गोपाल को उसका सामान और पैसा मिल गया। गोपाल ने दरोगा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिया। दरोगा साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरे धन और इज्जत दोनों को बचा लिया। भगवान आपको सदा सुखी रखे। देखिए,
मैंने तो अपना काम किया, हमें इसी बात की तनख्वाह मिलती है। मुझे खुशी है, तुम्हारा सामान तुम्हें वापस मिल गया। जाओ, बच्चों के साथ खुशी से दिवाली मनाओ, जाओ। गोपाल ने रात के समय घर पहुंचते ही पटाखे बजा दिए। उसी समय उसकी बेटी रानी और बेटा युवराज दौड़कर उसके पास आ गए। माँ भी अपने लाल को देखकर बहुत खुश हो गई। बच्चों और माँ को उपहार, वस्त्र, मिठाई, पटाखे सब कुछ मिल गए। एक गरीब को उसके दिवाली की खुशियाँ वापस मिल गई। चारों का मन अपार खुशी से भर गया। अच्छा, तो मेरी दुकान से निकलकर इसने अपनी दुकान खोल ली और मेरा धंधा चौपट कर दिया। धंधा चौपट किया तो किया, अब उस रसगुल्ले में जादू भी डाल दिया। उस जादुई रसगुल्ले को तो मैं चुरा कर अपने पास रख लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसकी दुकान चलती कैसे है। दुकानदार उसकी दुकान में से रसगुल्ला चुराने के लिए दुकान में जैसे ही दाखिल होता है और रसगुल्ला चुरा कर ले आता है, तो वो रसगुल्ला दुकान में आकर बड़ा आकार ले लेता है और उसके ऊपर गिर जाता है। अरे, मेरा दम घुट रहा है, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। ये रसगुल्ला इतना बड़ा कैसे हो गया? ये तो सच में ही जादुई है, इसके तो हाथ लगाना भी मुश्किल हो गया है। कोई मुझे बचाओ, आगे से मैं इस रसगुल्ले को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। दुकानदार की आवाज सुनकर सामने वाली दुकान से राजू दौड़ा दौड़ा आता है। दुकानदार की ऐसी हालत देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। वो रसगुल्ले को दुकानदार को माफ करने के लिए कहता है। वो रसगुल्ला अपने आकार में वापस आ जाता है। रसगुल्ला लेकर राजू वापस दुकान में आ जाता है। राजू एक मिठाई की दुकान पर काम किया करता था। उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से दुकान पर बहुत भीड़ लगी रहती थी। उसके व्यवहार के कारण उस दुकान पर सब मिठाई लेने आते थे। अरे राजू, टेबल नंबर 26 पे मिठाई पहुंचा कर आ। आया साहब, जल्दी आ। उसी के पास बातें बनाता रहेगा क्या? तेरी तो बातें ही है जो खत्म नहीं होती। साहब, वो कुछ पूछ रहे थे, उसी का तो जवाब दे रहा था। जहाँ खड़ा होता है वहाँ खड़ा ही हो जाता है। ना जाने सब तुझसे क्या बातें करते रहते हैं। तनख्वाह बातें करने की लेता है या काम करने की? दुकानदार राजू को धमका देता है। राजू टेबल नंबर 24 पर मिठाई लेकर पहुंचता है, परंतु किसी चीज से टकराकर उसके हाथ से सारी मिठाइयाँ गिर जाती है। सत्यानाश, आज का सारा काम बिगाड़ दिया। इतनी महंगी मिठाई थी और गिरा दी। ना जाने ध्यान कहाँ रखता है। अच्छा, ध्यान तो तेरा हमेशा बातें करने में ही लगा रहता है ना। सोच रहा होगा किधर से, कहां से, कैसे बातें करूं, और इतनी सारी मिठाई गिरा दी। साहब, ध्यान तो मेरा मिठाई की तरफ ही था। ना जाने किस चीज से टकरा के मैं गिर गया। मैं अभी दूसरी मिठाई ले आता हूँ। दूसरी मिठाई क्या फ्री में आती है जो दोबारा ले आएगा? इस मिठाई का भुगतान कौन करेगा? तेरा बाप। साहब, गलती से गिर गया, अब ये तेरे पैसों से काटूंगा। साहब, तनख्वाह मिलती ही कितनी है, उससे भी पैसे काटोगे? अच्छा, मुझसे जवान लड़ाता है। दुकानदार राजू को धक्के मारकर अपनी दुकान से निकाल देता है और कभी न आने की हिदायत देता है। वो अपने नसीब को कोसता हुआ चल पड़ता है। चलते चलते उसको भूख लगती है। आज तो घर पे भी खाना नहीं मिला था और दुकानदार ने भी घर से बाहर निकाल दिया। बहुत तेज भूख लग रही है, क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो ये सोच रहा होता है कि अब क्या करे। इतने में ही उसे मंदिर की घंटियां बजती हुई नजर आती है। वो वहां जाने की सोचता है। कुछ खाने के लिए है नहीं, चलो मंदिर ही चले जाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो कुछ काम धंधा मिल जाए और जो प्रसाद मिलेगी उसी से पेट भर लिया जाएगा। राजू मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा होता है। तभी पिंकी नाम की एक छोटी सी लड़की वहाँ पर आती है। भैया, आज मेरा जन्मदिन है, ये लो रसगुल्ले खाओ। अरे वाह, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, ये लो रसगुल्ला। राजू 2 रसगुल्ले ले लेता है। उसमें से एक रसगुल्ला खा लेता है और एक रसगुल्ला अपने छोटे भाई के लिए रख लेता है, जो घर पर उसका इंतजार कर रहा था।
वो उसे छोड़कर दुकान पर काम करने आता था। भैया तुम आ गए, जल्दी से कुछ खिला दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, ये रसगुल्ला खा ले। रसगुल्ला? रसगुल्ला कहाँ से आए? क्या सेठ जी ने आपको मिठाई मुफ्त में दे दी है? वो तो बहुत कंजूस है। नहीं रे, ये तो मंदिर में प्रसाद मिला था, टिफिन में रख कर मैं ले आया। अनिल जैसे ही वो टिफिन खोलता है तो टिफिन लबालब भरा हुआ होता है रसगुल्लों से। भैया इतना सारा क्यों ले आए? हम तो 2 ही जन है ना। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? एक ही तो रसगुल्ला है टिफिन में, मैं भला कहाँ से इतने सारे रसगुल्ले लेकर आऊंगा? मैं तो मंदिर में प्रसाद मिला तो मैं ले आया। नहीं भैया, ये टिफिन तो रसगुल्लों से लबालब भरा हुआ है, और खाने में तो देखो जैसे कि इन रसगुल्ले का कोई जवाब नहीं है। इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले कभी नहीं खाए मैंने। तू जी भर के रसगुल्ले खा और फिर अपना पेट रसगुल्ले से भी भर ले। राजू और अनिल जैसे जैसे रसगुल्ले खाते हैं वो रसगुल्ले खत्म ही नहीं होते, बल्कि बढ़ते ही चले जाते हैं और उनको खाकर वो तरोताजा महसूस करते हैं। अरे ये क्या, ये रसगुल्ले तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, और यानी कि हम जितना उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ये रसगुल्ले जादुई तो नहीं? क्योंकि इनको खाकर मेरे सिर में चोट लगी थी, वो तो ऐसे गायब हो गई है जैसे कभी लगी ही नहीं थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमें इसका प्रयोग गरीबों की मदद करने के लिए करनी चाहिए। हाँ, अब मैं रसगुल्लों की दुकान खोलूंगा जिस पर बहुत ही सस्ते दामों पर सबको रसगुल्ले दूंगा, जिससे जो लोग मिठाई नहीं खा पाते उन तक मेरे ये रसगुल्ले पहुंच सके और किसी को अपना मन ना मारना पड़े। राजू सस्ते दामों पर रसगुल्ले बेचना शुरू करता है। सब उसकी दुकान पर रसगुल्ले खरीदने आते थे। यहाँ तक कि कोई बीमार होता था तो उसकी दुकान के रसगुल्ले खाता था। अब उसके रसगुल्ले बहुत ही फेमस होते जा रहे थे। तभी विवेक नाम का एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है? तुम्हारे चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ी हुई है। मेरी बीवी गर्भवती है और उसका प्रसव का समय हो गया है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब तुम पापा बन जाओगे। इस बात की खुशी तो मुझसे ज्यादा किसी और को ना हो सकता है, परंतु मुझे इस बात का भी दुख है कि जिस पुल से हम अस्पताल जा सकते थे वो पुल टूट गया है। अब तो हमारा नदी के दूसरी ओर जाना नामुमकिन है। पता नहीं मेरी बीवी का क्या होगा। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बीवी को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। राजू अपने हाथ में वो रसगुल्ला लेकर उस नदी के पास पहुंच जाता है और रसगुल्ले से कहता है कि इस नदी पर पुल बना दो, और रसगुल्ले को नदी में फेंक देता है। देखते ही देखते रसगुल्ला बहुत बड़ा हो जाता है और एक पुल का आकार ले लेता है, जिस पर से सभी लोग आ जा सकते थे। तुमने तो मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बीवी को अस्पताल पहुंचा पाऊंगा। जल्दी से अस्पताल पहुंचो और अच्छी खुशखबरी देना। मैं यहाँ से वापस जाकर पुल बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजू के जादुई रसगुल्ले से बने पुल की बात पूरे गांव में फैल जाती है। ये बात जब दुकानदार को पता चलती है तो वो गुस्से में लाल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर राजू और उसका भाई सभी की जादुई रसगुल्ले से सबकी मदद करते हैं। एक शहर में हीरा नाम का लड़का एक मिठाई की दुकान पर काम करता था। दुकान का मालिक संजय हीरा पर बहुत विश्वास करता था और उसने दुकान का सारा काम हीरा को सौंप रखा था। संजय का हीरा के साथ लगाव देखकर उस दुकान पर काम करने वाले अन्य लड़का अजीत अभूत ईर्ष्या रखता। अजीत हीरा को संजय की नजर में गिराने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता। एक दिन संजय दुकान के लिए 5 किलो घी का डब्बा लेके आता है। दुकान का सारा सामान और पैसों का रख रखाव हीरा की देख रेख में रहता था। अजीत मौका पाकर वो 5 किलो घी का डिब्बा चुरा लेता है। जिस दिन अजीत वो डिब्बा चुरा कर जाता है उसके अगले दिन से ही हीरा बुखार के कारण दुकान नहीं आ पाता। अरे अजीत, तुमने वो घी का डिब्बा देखा है जो मैं अभी कुछ दिनों पहले ही लाया था? अजीत तो इसी मौके की तलाश में था। जी मालिक, वो तो हीरा अपने साथ ले गया।
जिस दिन से वो डिब्बा लेकर गया है उसी दिन से वो छुट्टी पर है। लेकिन हीरा उस डिब्बे का क्या करेगा? दुकान का सारा सामान तो उसी की देखरेख में रहता है। मालिक, वो तो खुद को दुकान का मालिक समझता है और जब उसका दिल करता है वो दुकान का सामान घर ले जाता है, यहाँ तक कि पैसे भी ले जाता है। संजय अजीत की बातों में आ जाता है और जब हीरा बुखार से ठीक होकर वापस काम पर आता है तो संजय उसे बहुत भला बुरा कहकर दुकान से निकाल देता है। हीरा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या बात थी और किस वजह से उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। हीरा बहुत दुखी मन से एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है। हीरा मालिक की बातें याद कर बहुत रोता है। उसे मंदिर के एक कोने में एक साधु बैठे होते हैं जो हीरा को रोते हुए देख रहे थे। साधु हीरा के पास जाते हैं। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हीरा को साधु की मधुर वाणी सुनकर बहुत शांति मिलती है और वो साधु को सारी बात बताता है। साधु को हीरा पर बहुत दया आती है। ये लो बेटा, इसमें देसी घी है, तुम इसे ले जाओ और इससे अपना खुद का मिठाई का काम शुरू करो। बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। इन सब में ये घी तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन बाबा, इतना सा घी ये सब कैसे करेगा? बेटा, ये जो घी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये कोई मामूली घी नहीं है, ये जादुई घी है। तुम्हें सिर्फ इसे 1 चम्मच में लेना है और उस मिठाई का नाम बोलना है जो तुम इस घी से बनाना चाहते हो। फिर तुम जादू देखना, कैसे उस मिठाई से भरा थाल अपने आप तुम्हारे सामने आ जाता है। हीरा को साधु की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो साधु का मान रखने के लिए वो घी का डब्बा लेकर घर आ जाता है। उस साधु ने जो कहा, क्या वो सच है? क्या सच में ये घी जादुई है? देखता हूँ। गुलाब जामुन। इतना कहते ही हीरा देखता है उस छोटे से घी के चम्मच से एक बड़ा सा थाल निकल रहा है जो गुलाब जामुन से भरा है। हीरा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। बर्फी। इतना कहते ही चम्मच से बर्फी से भरा एक थाल निकल आता है। हीरा मिठाई चखकर देखता है और मंत्र मुग्ध हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी मिठाई नहीं खाई थी। हीरा शहर के बाजार में रेहड़ी लगाकर मिठाई बेचने का कार्य शुरू कर देता है। वो प्रतिदिन सुबह उठकर जादुई घी को चम्मच में लेकर कभी गुलाब जामुन तो कभी बर्फी, कभी रसगुल्ला तो कभी जलेबी मिठाइयाँ बनवाता और उन्हें बाजार में जाकर बेचता। हीरा की मिठाई बाजार में खूब बिकती। उसकी मिठाई की महक पूरे बाजार में फैल जाती है और लोग उसे खूब सारी मिठाइयाँ खरीदते हैं। धीरे धीरे हीरा का काम खूब चलने लगा, जिससे उसे अच्छी कमाई होती। जल्द ही हीरा ने पैसे जोड़कर एक दुकान खरीद ली। वो दुकान उस दुकान के बगल में ही थी जहाँ वो नौकरी करता था। हीरा वो जादुई देसी घी अपनी दुकान में ही छिपा कर रख देता है। प्रतिदिन हीरा सुबह दुकान आकर उस जादुई देसी घी को चम्मच में लेकर विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनवाता और फिर उन मिठाइयों को दुकान में बेचने के लिए लगा देता। मिठाई की खुशबू पूरे बाजार में भर जाती और लोग मिठाई खरीदने उसकी दुकान पर लपक जाते। हीरा की दुकान के कारण संजय की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगी। जहाँ हीरा की दुकान ग्राहकों से भरी रहती, वहाँ संजय की दुकान पर इक्का दुक्का ही कोई ग्राहक आता। इस बात से संजय को हीरा से बहुत ही ईर्ष्या होने लगी। हीरा की दुकान पर अब सिर्फ मिठाई ही नहीं, बल्कि विभिन्न व्यंजन जैसे समोसे, कचौड़ी, पकोड़े आदि भी मिलते। एक दिन अजीत हीरा को घी की सहायता से मिठाई बनवाते देख लेता है और वो ये बात जाकर संजय को बताता है। मालिक, मालिक, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। अरे अरे, सांस तो ले ले। क्या पता चल गया तुझे, जो इतनी तेजी से भागता हुआ आ रहा है? मालिक, मुझे पता चल गया कि आखिर उस हीरे के पास ऐसा क्या जादू आ गया जो उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती है और हमारी दुकान खाली पड़ी रहती है। अजीत संजय को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है, अब तो वो घी में लेकर ही रहूंगा। संजय अजीत के साथ मिलकर उस घी को चुराने की तरकीब निकालता है और मौका पाकर
वो घी का डिब्बा हीरे की दुकान से चुराकर अपनी दुकान पर ले आता है। जलेबी। संजय के इतने कहते ही वो जलेबी से भरा जिसकी महक पूरी दुकान और दुकान के आसपास फैल जाती है। संजय इस प्रकार घी की सहायता से गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा, समोसे, कचौड़ी आदि चीजें भी बनवाता है। संजय की दुकान इन सब चीजों की महक से भर जाती है और आसपास भी इन चीजों की खुशबू फैल जाती है। संजय की दुकान पर भी ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और लोग उससे मिठाई, समोसा, कचौड़ी आदि चीजें लेके जाने लगे। अब संजय को हीरा को नीचे दिखाने का मौका मिल गया, लेकिन उसकी चोरी की ये दुकान ज्यादा देर न चली। अब भाई साहब, ये ले जाइए आपकी जलेबी, आप ही खाइए ये नमकीन जलेबी चटनी के साथ। मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे ये लो भाई तुम्हारा समोसा और मेरे पैसे वापस करो। क्या कभी समोसा नहीं खाया तुमने? समोसे में नमक की जगह चीनी भर दी गई है। अरे चीनी वाला समोसा, नमक वाली जलेबी, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे भाई, अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास ना हो रही है तो खुद ही चक्कर देख लो। संजय जैसे ही जलेबी और समोसा चखता है वो वैसे ही निकलते हैं जैसे ग्राहक बता रहे थे। नमक वाली जलेबी और चीनी वाला समोसा। धीरे धीरे और भी ग्राहक जो संजय के सामान लेकर गए थे उसे सामान वापस देकर पैसे लेने आ जाते हैं। संजय को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वो घी का डिब्बा लेकर तुरंत ही हीरा के पास वापस जाता है और उसे अपनी क्रिया की माफी मांगता है। इधर अजित को भी हीरा की नेक दिली देखकर अपने बर्ताव के लिए पछतावा होता है। वो हीरा और संजय को सारी असलियत बता देता है कि कैसे उसने घी का डब्बा चुराकर हीरा पर इल्जाम लगा दिया था। उन लोगों के पछतावा के आंसू देखकर हीरा उन्हें माफ कर देता है। अब हीरा अपने जादुई देसी घी से बनी कुछ मिठाइयाँ संजय की दुकान पर भी बेचने लगता है, जिससे संजय की दुकान पर भी ग्राहक आने लगते हैं और दोनों की दुकान अच्छी चलने लगती है। अजित दोनों दुकानों की देखभाल का काम किया करने लगता है। जगत नाम का एक आदमी अकेले रहता था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह खुद ही खाना बनाता और अकेले ही बैठकर खाता। क्या भगवान, दुनिया में इतने लोग हैं मगर आपने मुझे एक भी लोग नहीं दिया जिसे मैं अपना कह सकूं। अब क्या आपसे शिकायत करूं? अब तो जो करना था आपने कर ही दिया। इतना कहकर जगत चुपचाप खाना खाकर उठ जाता है। चलो रे बाबा, अब काम पर निकला जाए, तभी तो 2 वक्त का भोजन भी मिल पाएगा। जगत अपनी साइकिल पर चादर रखकर घूम घूम कर चादर बेचा करता था। चादर ले लो, रंग बिरंगे बच्चों बूढ़ों सबको पसंद आए ऐसे चादर ले लो। कुछ लोग जगत को रोककर उससे चादर खरीदते थे। वाह, आज खाने का इंतजाम तो हो ही गया। चलो ऊपर वाले, जितना निर्दयी मैं आपको समझता हूँ, आप उतने निर्दयी नहीं हो। दिन भर चिलचिलाती धूप में चादर बेच बेच कर जगत बहुत थक जाता है। उसे बहुत पसीना भी आ रहा था। ओह, आज तो बहुत ज्यादा ही गर्मी है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चादर बेचने चलता हूँ। जगत को भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। इधर कुछ खाने का सामान दिख रहा है, अब क्या करूँ, कुछ खा लूँ। जगत को एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। जगत उस ढाबे के अंदर जाता है। अरे भाई, कुछ खिलाओ बढ़िया सा, बहुत भूख लगी है। आज ढाबा खोलने में बहुत देरी हो गई है। अभी अभी ही ढाबा खोला है, खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। आप कुछ घंटों बाद आइए। अरे लगता है आज का दिन ही खराब है, यहाँ भी कुछ खाने को नहीं है। जगत गुस्सा होकर ढाबे से बाहर आ जाता है। क्या किस्मत है मेरी, वाह। चलो अब वापस चादर बेचने ही निकलता हूँ, लगता है आज खाना मिल नहीं पाएगा। जगत वापस अपनी साइकिल उठाता है और उसी धूप में चादर बेचने निकल जाता है। एक आदमी जगत को रोकता है। ओ चादर वाले भैया, जरा रुकिए तो। जी बोलिए। मेरी माँ कह रही थी उसे नई चादर चाहिए। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरी माँ अपनी पसंद का इसमें से कोई चादर ले लेगी। जी क्यों नहीं, आप आगे चलिए, मैं आता हूँ आपके पीछे पीछे। जगत उस आदमी के साथ उसके घर आता है। माताजी, सभी बहुत अच्छे चादर हैं, एक भी बेकार माल नहीं है।
आप देख लीजिए। जगत के कुछ चादर और बिक जाते हैं और वह पैसे लेकर खुशी से उनके घर से निकल जाता है। पैसा तो आज मिल रहे हैं, लेकिन खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब तो भूख भी ज्यादा बढ़ गई है। जगत आगे बढ़ता है तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई पड़ती है। उस कुटिया से बहुत स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी। वाह, क्या महक है! आह, ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बना रहा है। जगत उस सुगंध की ओर खींचता चला जाता है। उसे भूख भी बहुत जोरों से लगी थी और इतनी स्वादिष्ट महक उसे रोक नहीं पाती है। वह कुटिया के पास आता है। कौन रहता है इस कुटिया में? आखिर इतना स्वादिष्ट व्यंजन कौन बना रहा है? जगत वहीं खड़े होकर उस सुगंध का आनंद लेने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया उस कुटिया का दरवाजा खोलती है। कौन आया है? क्या मेरा बेटा मोहन आया है? आ बेटे, देख तेरी पसंद की खीर बनाई है। अम्मा जी, मैं आपका बेटा मोहन नहीं, मेरा नाम जगत है। मैं तो इस खीर की महक से यहाँ खींचा चला आया। अच्छा, तू मोहन नहीं है? चल कोई बात नहीं, तू भी तो मेरे बेटे जैसा है। आ अंदर आकर बैठ, अभी तुझे खीर परोस देती हूँ। जगत कुटिया के अंदर जाता है तो देखता है कुटिया में चारों तरफ लड़कों के कपड़े पड़े हैं। चलो बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, तभी खीर दूंगी, वरना नहीं देने वाली। नहीं नहीं अम्मा, मेरा हाथ बिल्कुल साफ है। आप जल्दी से मुझे खीर दे दीजिए। हाँ हाँ, ऐसे ही मेरा बेटा मोहन भी करता था जब भी मैं खीर बनाती थी। अच्छा चल, आज तेरी बात ही मान लेती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया एक कटोरे में खीर निकाल कर लाती है और जगत को देती है। जगत खीर खाते ही कहता है, वाह अम्मा जी, क्या खीर बनाया है आपने, मजा आ गया। ऐसा स्वादिष्ट खीर तो मैंने कभी नहीं खाई। जगत तुरंत सारी खीर चट कर जाता है। अरे बेटा, इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ, गरम है, मुंह जल जाएगा। अम्मा जी, ये देखिए, तुरंत खत्म कर दिया मैंने ये खीर। बैठ और लेकर आती हूँ। इस तरह बुढ़िया जगत को मन भर की खीर खिलाती है। अब बस, अब और नहीं खा पाऊंगा। वाह, क्या खीर थी। जगत खीर खाता है और पानी पीता है और वहीं पर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है अम्मा जी कुटिया के बाहर लगातार देख रही हैं। क्या हुआ अम्मा जी, आप लगातार कुटिया से बाहर क्यों देख रही हैं? मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रहता है आपका बेटा? पता नहीं, 4 साल से वापस आया ही नहीं। बोल कर गया था आएगा जंगल से लकड़ियाँ काट कर, मगर अभी तक नहीं आया। हर रोज उसका ही इंतजार करती हूँ। उसे खीर बहुत पसंद है, इसीलिए खीर बनाकर उसका इंतजार करती हूँ। जैसे ही आएगा उसे खीर खिलाऊंगी। क्या 4 साल से वो वापस नहीं आया और आप 4 साल से उसका इंतजार कर रही हैं? हाँ बेटा, यह सब देख रहे हो, कुटिया में जितने भी कपड़े हैं सभी उसके हैं। वह इसी तरह रख कर गया था, आएगा तो इसी तरह देखकर खुश हो जाएगा। बुढ़िया की बातें सुनकर जगत की आंखों में आंसू आ जाता है। जगत सोचता है अगर वह लकड़ियाँ काटने गया था तो अभी तक लौटा क्यों नहीं? इसका मतलब हो सकता है किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो। अम्मा जी, आप भी मुझे अपना बेटा मान सकती हैं। अब मैं चलता हूँ, मुझे बाकी के चादर बेचने हैं। जा रहे हो बेटा? रुको जरा, मैं तुम्हें थोड़ी खीर दे देती हूँ, घर लेते जाना और खा लेना। जगत खीर ले लेता है। ये लीजिए अम्मा जी, ये चादर आप रख लीजिए मेरी ओर से। जगत घर आ जाता है और थोड़ा आराम करके रात का भोजन बनाने में लग जाता है। खीर भी खाना के साथ निकाल कर बैठता है। थोड़ा खीर खाता है, वैसे ही सामने पड़ा खाना बढ़ जाता है और डब्बे में से खीर भी नहीं खत्म होती। जगत के सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। वह सभी को खाना शुरू कर देता है और खीर निकाल कर खाता है, लेकिन खीर खत्म ही नहीं होती। अरे ये तो कोई जादुई खीर लगता है। खीर खाते ही इतने खाने आ गए और खीर भी नहीं खत्म हो रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। जगत पेट भर खाना खाता है। ये जरूर अम्मा जी का कमाल है, मुझे उनसे वापस मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन जगत अम्मा जी की कुटिया के पास जाता है। अम्मा जी, मुझे खीर इतना स्वादिष्ट लगा कि आपने मुझे जादुई खीर दे दिया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैसे तो कमा लूंगा और खाना भी अलग अलग तरह की खरीद कर खा लूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे प्यार करे ऐसे लोग की बहुत कमी है। क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगी? आपका बेटा तो नहीं आया, आप मुझे ही अपना बेटा समझकर मेरे साथ रह लीजिए। यह सुनकर उस बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाता है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। जगत उसे लेकर अपने घर आ जाता है। बेटा, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा मुझसे मांगना, मैं जरूर तुम्हें वो चीज ला कर दूंगी। मगर अम्मा जी, आप ये सब कैसे कर लेती हैं? बेटा, मेरे पास कई प्रकार की जादुई शक्तियां हैं, वह उसी का परिणाम है। जगत अम्मा जी को प्रणाम करता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।